रामायण की कथा में जैसे हमारे हनुमान जी का चरित्र जितना इम्पॉर्टेंट है प्रभु श्री राम के जीवन में, ठीक उसी तरह ये पीपीसी का कंसेप्ट आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तुम्हें हंसी ज़रूर आ रही होगी कि सर ये कहाँ से क्या बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है यार, अभी रामायण का ही चूंकि भूत सवार है तो मैं यहीं से तुम्हें रिलेट कर दिया, मतलब है समझ आने से। क्लास 11th कॉमर्स के लिए बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पीपीसी या पीपीएफ का। ठीक है, देखो टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं तो 100 से 125 ग्राफ पढ़ने हैं। डरा नहीं रहा हूँ, मतलब फैक्ट्स बता रहा हूँ यार, तुम्हें पता होना चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम बुक्स तो पढ़ते जाते हैं लेकिन उससे बिना एनालिसिस किए पढ़ते हैं और यहीं पे कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स भी कम आते हैं। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बिना पढ़े तुम इस टॉपिक को स्किप कर ही नहीं सकते हो। अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो भी ये पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यार एग्जामिनर ये देता ही है। होम एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन के बाद आपका विद्यालय प्रारंभ होगा तो जो होम एग्जामिनर्स हैं, मैं तुम्हें बेट लगा सकता हूँ यार, तुम जिस भी स्कूल में होगे इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएंगे। और अगर कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ोगे तब तो ये पीपीसी का ग्राफ ऐसे ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन्स तो तुम्हारे सारे दूर हो जाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। सो दिस इज वैभव त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आजाद क्लासेस। आज का खेल शुरू किया जाए। In my one of the previous session, I have discussed that resources are limited in the economy as well as it has its alternate use। मतलब यार मैंने एक आध वीडियोस बनाए हैं 11th के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत ही, उसको देख ज़रूर लेना। यानी एक बात तो तय है कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में एडजस्टमेंट करके प्रोडक्शन की जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है उसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी कहते हैं। अगर डेफिनेशन पे आऊं तो PPC refers to graphical representation of all possible combination of two goods which can be produced with given resources and technology। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट सा डेफिनेशन है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझना बेहद ज़रूरी है। शुरू करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि ये ग्राफ के माध्यम से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली ग्राफ आपको पढ़ना है, बताया भी मैं पहले। ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स की ही बात यहाँ इकोनॉमिक्स क्यों करता है, मतलब आप आगे भी कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे तो टू गुड्स के बारे में बताता है, तो टू गुड्स की बातों को मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो वैसे तो आप अगर रियल जिंदगी में आएंगे तो गुड्स तो कई तरह के बनते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट डेली इन द इकोनॉमी। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी चलो एग्जाम्पल दो। आप अपने घर से बाहर निकलते होगे तो बुक्स की दुकान, शूज़ की दुकान, कपड़े की दुकान, मिठाइयों की दुकान, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें पड़ती हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक इमेजिनरी सिचुएशन लिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ टू गुड्स पे बताया जाएगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। एक और रीज़न है टू गुड्स का, चूँकि हमें ग्राफ में पढ़ना है, बताया ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो दो ही एक्सेस होते हैं ग्राफ में, वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज वाई एक्सिस। So there are two axes, so only there is the study of two goods. All possible combinations, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का मतलब कि उन्हीं दो गुड्स के एडजस्टमेंट के बीच में हम उनकी प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं लिमिटेड रिसोर्स से। ठीक है, आगे क्या दिया है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। फिर से दो इंपॉर्टेंट वर्ड, एक होता है रिसोर्स, दूसरा है टेक्नोलॉजी। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो यार ये किताब अगर है तो ये किताब रिसोर्स है। मतलब यार तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे रिसोर्स का डेफिनेशन, कि रिसोर्सेज वही होते हैं सर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें, तो हमारी आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करता ही है बुक। ठीक है, दूसरा कि हमको आपको सबको पता है कि पेपर वुड से बनता है। अब यार वुड से पेपर बनता है तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली कॉपी जो है कि और कॉपी और किताब पेड़ पे लग रहे हैं कि संदीप गर्ग तोड़ लिया, TR जैन तोड़ लिया, DK गोयल तोड़ लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब यार हमने टेक्नोलॉजी लगाई है तभी जाके प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को हमने सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर किया है, गुड्स का एक सांचा दिया है। ठीक है, तो ये एक रिसोर्स भी है और इस पर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की गई है
तभी विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी एक बुक प्रोड्यूस होती है या कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस होती है। अब बारी है एजम्पशंस ऑफ पीपीसी की। इकोनॉमिक्स में आपको एजम्पशंस ज़्यादा करने हैं, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि पीपीसी पढ़ते हुए कुछ आपको एजम्पशंस चाहिए। एजम्पशंस पे अगर नज़र डालें तो 4 एजम्पशंस बेसिकली हैं। फर्स्ट इज दैट देयर इज 2 कमोडिटी, सेकंड resources is fixed and constant, third technology remains constant, and fourth resources and technology are both efficiently utilized। चलो पहला 2 कमोडिटी के बारे में मैंने आपको बताया भी डेफिनेशन में कि 2 ही कमोडिटीज़ को लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करना है क्यों लिया जाता है, मैं रीज़न बताया हूँ। चलो यार, सेकंड है रिसोर्सेज फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, यानी रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो रिसोर्स है वो फिक्स्ड है, यानी कि इस थ्योरम को करते हुए हम रिसोर्सेज को बढ़ा सकते या फिर कम नहीं कर सकते हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जिस भी टेक्नोलॉजी से उस रिसोर्सेज पे वर्क किया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव या फिर टेक्नोलॉजी डिग्रेड नहीं हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो मे बी प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर जाए। एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ यार, पहले बड़े ओल्ड टाइप के मशीन्स आप इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे थे, अब आपने एक कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन यूज़ की तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन में भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए। तो यहाँ इस थ्योरी को समझते समय रिसोर्स भी आपके फिक्स्ड होंगे, कांस्टेंट होंगे और टेक्नोलॉजी भी आपकी चेंज नहीं होगी। लास्ट एजम्पशन है कि रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को दोनों को ही पूरी तरह से इफिशिएंटली यूटिलाइज किया गया है। मतलब जितने बेस्ट मैनर में रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता था उतने बेस्ट मैनर में अप टू इट्स मैक्सिमम उसको रीयूटिलाइज किया गया है। पीछे ग्राफ और शेड्यूल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए चीज़ों को, क्योंकि गौर कराना एक बार मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। वीडियो जब मैं स्टार्ट किया था तो एक चीज़ मेरी आपसे बात हुई थी, क्या कि रिसोर्सेज लिमिटेड है इकोनॉमी में और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें प्रोडक्शन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूँ। सपोज़ कि आप अपने घर के आसपास किसी ग्रोसरी शॉप पे गए, मतलब यार सबके घर के आसपास एक ग्रोसरी शॉप ज़रूर होती है, ठीक है, किराने की दुकान। आपको 40 रुपीज़ आपके हाथ में आपकी मम्मी ने दी, मतलब माता जी ने 40 रुपया दिया होता है और कहा कि 1 kg चीनी लेके आओ। लाल गए दुकान पे, 40 रुपये की 1 kg चीनी यानी कि शुगर थी तो ज़रूर, लेकिन जब शुगर लेके लौट रहे थे तो उन लाल की आंखों ने किस्मी बार टॉफ़ी देख ली। अब यार समस्या क्या हुई कि 40 रुपये ही मम्मी ने दिए थे। अब अगर ध्यान से समझना, अगर किस्मी बार की ओर शिफ्ट करना है तो किस्मी बार को लेने के लिए चीनी को कम करना पड़ेगा कि नहीं, बिकॉज यार रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड है, यू हैव ओनली 40 रुपी। तो अब यार तुम 5 रुपए की अगर किस्मी बार ले रहे हो तो 35 रुपए की ही मैक्सिमम चीनी तुम ले सकते हो। तो 2 गुड्स हो गए और 2 गुड्स की पॉसिबिलिटीज हो गई। पहली पॉसिबिलिटी है कि 40 रुपए की आप चीनी ले लीजिए और तब आप किस्मी बार 0 ले पाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप 35 रुपए की चीनी लीजिए और 5 रुपए की किस्मी बार। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 20 रुपए की चीनी और 20 रुपए की किस्मी बार। लेकिन यार घर पे मैटर तो तुम बिगाड़ लोगे मम्मी से। खैर, तो इतनी पॉसिबिलिटीज आपको 2 गुड्स की दिख रही हैं कि नहीं, दैट इज व्हाट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मिलते हैं स्केड्यूल में, कॉपी पेन जरूर ले लेना। चलिए, तो इस एग्जाम्पल में हम 2 कमोडिटीज पे बात करेंगे, वन इज कोकोनट एंड सेकंड इज राइस, और इनका प्रोडक्शन लाख टन्स में है। थर्ड कॉलम इज MOC MRT, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑब्लिक मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको थोड़े समय बाद में करूंगा डिस्कस आपसे, टेंशन मत लीजिएगा। फोर्थ इज कॉम्बिनेशंस, इतने सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है A B C D E F। Here combination A shows that all the resources has been utilized on the production of coconut, and if all the resources will be utilized only on the production of coconut, so a producer will not be able to produce any amount of rice, that is commodity B। मतलब यार इसको हम commodity A ले रहे हैं, इसको हम commodity अगर B ले लिए बेटा, तो हुआ क्या, that A कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज किस पे कर दिए, कोकोनट के प्रोडक्शन पे। तो हम क्या घंटा बना पाएंगे राइस, कुछ नहीं बना। वही पॉसिबिलिटी याद करो कि 40 के 40 रुपए आपने शुगर पे अगर यूटिलाइज कर दिया तो टॉफी तो नहीं मिलने वाली है बेटा तुम्हें। With the same example, the last combination F shows that here all the resources has been utilized on the production of rice, that is 87 lakh tons, and if all the resources will be utilized
ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस द प्रोड्यूसर विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस इवन अ सिंगल अमाउंट, या जो भी कह लो यार, ऑफ कोकोनट, मतलब कोकोनट हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। बीच में जो कॉम्बिनेशंस बचे बी सी डी ई, बी बताता है कि अ प्रोड्यूसर इज एबल टू प्रोड्यूस 90 लाख टन ऑफ कोकोनट विद 25 लाख टन ऑफ राइस विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। सी भी बताता है कि 70 टन्स ऑफ कोकोनट एंड 50 टन्स ऑफ राइस। डी और ई भी तुम देख रहे हो यार, दिया हुआ है, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है यहाँ। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ समझना कि सर ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम दो कमोडिटीज़ के बारे में ही चर्चा करेंगे, और किसी दूसरी कमोडिटी पे प्रोडक्शन करने के लिए या किसी दूसरे कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे 0 से 25 हुआ, 50, 75, 85, 87, हिंदी बोल गया मैं, चलो यार तुम्हारे लिए 25, 50, 75, 85, 87, चलिए। तो ये प्रोडक्शन करने के लिए आपको एक कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास इकोनॉमी में कांस्टेंट हैं। चलिए जी, तो ग्राफ प्लॉटिंग की बात होती है, वो यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने राइस को प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने कोकोनट प्लॉट किया हुआ है। प्लॉटिंग की बात आएगी तो कोकोनट का प्रोडक्शन आप देखिए 100, 90, 70, 40, 10, 0, तो मैंने बेसिकली 10 के गैप्स पे लिया है, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, ऑलराइट। और यहाँ राइस का प्रोडक्शन 0 के बाद 25, 50, 75, 85, 87, तो 25 के गैप पे ले लेते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ा था एक, तो इसको हम प्लॉट कर लेंगे 25, इसको प्लॉट कर लेंगे 50, इसको प्लॉट कर लेंगे 75, और इसको यहाँ इधर प्लॉट कर लेंगे 100। ठीक है, ये गैप आपका इक्वल रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा समझना। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपना खेल। रिसोर्सेज कॉम्बिनेशन यही बता रहा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सारा का सारा रिसोर्सेज पहले किस पे अलॉट कर दिया गया, कोकोनट पे, तो राइस नहीं प्रोड्यूस्ड हो पाई। तो देखिए प्लॉट कैसे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, यानी कि इस पे जो वर्टिकल है, और राइस का प्रोडक्शन यहाँ उस समय क्या हो जाएगा 0। देन नाउ कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन यहाँ प्लॉट कर भी सकते हो, प्लॉट कर ही लो ए। कॉम्बिनेशन बी बताता है कि हेयर नाउ राइस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, तो राइस अगर प्रोड्यूस्ड होता है तो आपको व्हीट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सो मतलब यार अगर हम राइस प्रोड्यूस्ड यहाँ कर रहे हैं 25, सो वी हैव टू गिव सम ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द कोकोनट, देन ओनली राइस विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। प्लॉट कैसे करना है, तो यहाँ पे 25 राइस का प्रोडक्शन हुआ है, और इस 25 की मदद से जो प्रोडक्शन यहाँ पे है वो कितना हो गया है 90 हो गया है, किसका, कोकोनट का। ये कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन सी 70 है जो है कि प्रोडक्शन हो गया किसका, कोकोनट का, और इसके अगेंस्ट में 50 है प्रोडक्शन किसका, राइस का। तो इसको भी आप प्लॉट कर लीजिएगा 50 और 70, कॉम्बिनेशन सी। कॉम्बिनेशन डी 40 और 75, यानी 75 और 40 के बीच में आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, 40 और 75, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको अभी हम प्लॉट कर लेंगे। चलिए, कॉम्बिनेशन ई टेल्स दैट नाउ कोकोनट प्रोडक्शन हैज बीन डिक्रीज टू 10 लाख टन, वेयरएज राइस प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज टू 85 लाख टन। तो चलिए 75 इधर 85 और ये 10 के बराबर हो जाएगा, और लास्ट में इधर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इसको बढ़ा ही लेते हैं, ठीक है, ये 100 है, तो ये आपका 87 प्रोडक्शन हो गया राइस का, ठीक है, और उस समय कहीं ना कहीं हमारा कोकोनट का प्रोडक्शन आपका हो जाएगा 0। तो ये आपका डी कॉम्बिनेशन, ये आपका ई कॉम्बिनेशन, ये आपका एफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस को अगर आप मिलाते हैं तो इन कॉम्बिनेशंस को मिलाते हुए आपको इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा, एंड दिस ग्राफ विल बी कॉल्ड पीपीएफ और पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और ये जो लाइन मैंने बनाई है ये ज्वाइन करके बनाई है सारे के सारे पॉइंट्स को। तो एक लाइन आपकी बनती है ए एफ लाइन, इसे हम ए एफ लाइन भी कह सकते हैं। ए से लेके हमने एफ तक लाइन ज्वाइन की, और इस ए एफ लाइन को हम पीपीसी लाइन भी कहेंगे, ठीक है। कहानी क्या समझ में आई कि शुरू में सारे के सारे रिसोर्सेज अलॉटेड हो रहे थे किस पे, कोकोनट पे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज किया, और राइस का प्रोडक्शन तभी इंक्रीज कर पाएगा जब आप कोकोनट के प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस देंगे, क्योंकि रिसोर्सेज मैं बार बार हर मर्तबा कह रहा हूँ, यही समझना ज़रूरी है कि कोकोनट का प्रोडक्शन को आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा ड्यू टू मैक्सिमम लिमिटेड रिसोर्सेज। चलिए, तो इस चीज़ को तो हम समझ लिए, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है,
ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा आप समझिए। सपोज कि एक ज़मीन पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कोकोनट का, और उसी ज़मीन पे अब हम प्रोडक्शन करने लगे राइस का, ठीक है। तो जब आप ज़मीन पे प्रोडक्शन कर रहे थे पहले कोकोनट का, तो उसको उस लैंड का यूज़ 1 कहते हैं, और जब आप उसी सेम लैंड पे राइस का प्रोडक्शन करने लगे तो उसको आप यूज़ 2 कहते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट यूज़ 1 को अपॉर्चुनिटी 1 और यूज़ 2 को अपॉर्चुनिटी 2 कहते हैं। मतलब यार एक ही ज़मीन पे 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपने ली। यहाँ अब समझने वाली बात है कि जब आप एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी पे शिफ्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ आउटपुट का लॉस होता है। ये कॉस्ट ऑफ आउटपुट का लॉस क्या है बताता हूँ। सपोज करो कि हम यार जिस ज़मीन पे कोकोनट प्रोड्यूस कर रहे थे वो मान लीजिए यार कि 20 कोकोनट हम प्रोड्यूस कर रहे थे सपोज, ठीक है। अब हम राइस प्रोड्यूस करने गए तो राइस हमारा प्रोड्यूस ज़रूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोकोनट के लॉस को बियर करते हुए राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो जो कोकोनट का आउटपुट लॉस हुआ उस लॉस को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अब तुम कुछ क्लियर कर पा रहे होगे कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रिलेशन यहाँ पीपीसी से क्यों है, क्योंकि यहाँ भी तो वही हो रहा है। राइस का जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो आपने कोकोनट का सैक्रिफाइस किया है, तो लॉस ऑफ आउटपुट यहाँ कोकोनट का हुआ है राइस के आउटपुट यार कितना गंदा बोला मैं, राइस के आउटपुट को गेन करने के लिए। अब एक चीज़ और समझ जाओ बस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही रिलेटेड है ये वर्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तुमने समझ लिया क्या है, ये मार्जिनल वर्ड बचा हुआ है। और यहाँ पे मार्जिनल वर्ड का इकोनॉमिक्स में मतलब है एडिशनल से, एडिशनल एक अतिरिक्त, ठीक है। यानी कि जो भी हम एडिशनल प्रोडक्शन करते हैं तो जो भी पर यूनिट एडिशनल प्रोडक्ट कर रहे हैं उस पर यूनिट एडिशनल प्रोडक्ट में जो भी आप गुड 1 का सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी सैक्रिफाइस को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। या इसका फॉर्मूला भी होता है कि आपने गुड 1 को कितना सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस चेंज इन सैक्रिफाइस ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन ऑफ गुड 2। ये फॉर्मूला होता है कि एक आउटपुट को दूसरे आउटपुट को गेन करने के लिए आपने पहले आउटपुट का कितना सैक्रिफाइस किया है। और ये जब पर यूनिट की बात करता है, एडिशनल यूनिट की बात करता है, तो उसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRT भी कहते हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैंने बताया, निकालते कैसे हैं ज़रा इसे भी देख लीजिए। अभी ग्राफ में कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, आइए आपसे कराते हैं पूरा। आपने ग्राफ कंप्लीट किया है पीपीसी का, ठीक है। अब जितना आपने वाई यूनिट यानी कि कोकोनट और जितना राइस का प्रोडक्शन हो रहा है उसको आपको मेल कराना है। यानी कि 90 यहाँ पे प्रोडक्शन किसका था, कोकोनट का, और इसके अगेंस्ट प्रोडक्शन राइस का कितना हो रहा था 25, इसको आप प्लॉट कर दीजिएगा। फिर 70 आपका प्रोडक्शन हो रहा था कोकोनट का और 50 प्रोडक्शन हो रहा था राइस का। इसी तरह 40 प्रोडक्शन हो रहा था किसका, कोकोनट का, और उसके अगेंस्ट में 75 प्रोडक्शन हो रहा था राइस का। 10 प्रोडक्शन हो रहा था कोकोनट का, 85 ऑलमोस्ट प्रोडक्शन हो रहा था किसका था यार, राइस। और जब 0 हो रहा था राइस तो उस समय 87 प्रोडक्शन हो रहा था यहाँ पे राइस का। चलिए, तो यहाँ से आपने ABCDEF तो प्लॉट किया, कुछ और प्लॉटिंग्स कर लेते हैं। आइए, जो जो अलग आपको पॉइंट्स बने हुए हैं, ये एक पॉइंट बना, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, 5 पॉइंट बने। प्लॉट कर लेते हैं यहाँ PQRST, 5 चीज़ों को प्लॉट कर लिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो क्लियर है कि अगर आप किसी सेकंड प्रोडक्ट को गेन कर रहे हो तो फर्स्ट प्रोडक्ट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहाँ एग्जांपल में राइस है गेन करने वाली प्रोडक्ट और कोकोनट है सैक्रिफाइस करने वाले प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एग्जांपल के हिसाब से कोकोनट के पर यूनिट में आपको कितना लॉस होता जाएगा राइस के पर यूनिट में गेन करने से। तो आइए कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू। सी नाउ with this example you can see that on the combination B a producer has sacrifices 10 units of coconut or 10 lakh tons of coconut to produce 25 lakh tons of rice। तो यहाँ आप AP एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। AP is the value of loss in coconut with the rice of PB कॉम्बिनेशन क्या है 0 से 25 का गेन। तो AP डिवाइडेड बाई PB, एक बार और आपको मैं समझा देता हूं, समझ लेना, गड़बड़ी मत करके आना एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। AP
यहाँ पे AP का मतलब कि देयर इज अ लॉस और सैक्रिफाइस इन द कोकोनट 100 से 90 प्लॉटिंग के हिसाब से AP, और यहाँ पे गेन हो रहा है 0 to 25 और 0 to 25 राइस के गेन को हम कह सकते हैं PB। अब AP लॉस कितना हुआ 10 और इसके कंपैरेटिवली गेन कितना हुआ 25। यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.4। सो 0.4 विल बी द वैल्यू ऑफ MOC और MRT। एक चीज़ और, पहले टाइम पे MRT या MOC नहीं निकलेगी, मैं बता रहा आपको, थोड़ा सा भूल गया, इसलिए कि किसी भी तरह का कोई सेक्रीफाइस या किसी भी तरह का कोई गेन नहीं है, तो MOC यहाँ नहीं कैलकुलेट की जा सकती है। इन कंडीशन सेकंड और इन कंडीशन थर्ड बेसिकली ऑन कॉम्बिनेशन C, the sacrifice of coconut has been 90 to 70 lakh ton and gain in rice has been 25 to 50 lakh ton. So you will get to know that BQ is the value of sacrifice of coconut, and in comparison to that QC, see Q to C is the value of gain in rice. तो BQ की वैल्यू 90 से 70 यानी 20 और डिवाइडेड बाई QC की वैल्यू 25 से 50 यानी 25 का डिफरेंस 20 बाई 25, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.8। सो 0.8 विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑन कॉम्बिनेशन D, there is again a loss of coconut from 70 to 40 and gain of rice from 50 to 75. With the following equation, we will get to know CR is the value of decrease of coconut from 70 to 40 और RD is the value of gain in rice from 50 to 75, RD। तो लॉस कितने का हुआ 30 आई थिंक, 70 में से 40 घटाओगे तो, और गेन कितने का हुआ 50 और 75 का डिफरेंस 25 होता है ना यार, 25 ही होता है यार, ठीक है। तो यू विल गेट द वैल्यू 1.2। सो 1.2 विल बी द वैल्यू, ठीक है, मतलब कर लोगे। आगे अगर आप इसी तरह कैलकुलेट करिएगा, कुछ अपने लिए भी आप छोड़ दीजिए, अगर प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3 and 5। चलिए, यानी एक चीज क्लियर हो गई, डैट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट की हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। निकला कैसे, तो कितना आपने सैक्रिफाइस किया है एक गुड में डिवाइडेड बाय या बटा कितना आपने गेन किया है सेकंड गुड में। एक और इंटरेस्टिंग चीज ग्राफ में है, देखिए सैक्रिफाइस आपको यहाँ पे पहले कम दिख रहा है, इसके कंपैरेटिवली गेन ज्यादा दिख रही है। फिर आप देखेंगे तो सैक्रिफाइस आपको इतना दिखा, गेन कंपैरेटिवली ज्यादा दिखा, फिर सैक्रिफाइस ज्यादा दिख रहा है और कंपैरेटिवली गेन कम, फिर सैक्रिफाइस ज्यादा और गेन कम, फिर सैक्रिफाइस ज़्यादा और गेन कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया जा रहा है एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए। अब एक गोल्डन वर्ड मैं बोलने वाला हूं और इस गोल्डन वर्ड को लिख लेना कि पीपीसी का शेप जो जनरली होता है वो कनकेव होता है। दिस इज कंसिडर एज कनकेव शेप्ड पीपीसी, और ये कनकेव शेप पीपीसी होने का एक ही रीज़न होता है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से ही पीपीसी का कनकेव शेप होता है। अब ये इंक्रीजिंग एमओसी क्या है, तो आप देखिए शुरू में एमओसी 0.4 थी, फिर ये 0.8 हुई, फिर ये 1.2, फिर 3, ये 5, तो यानी कि एमओसी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसी इंक्रीज्ड एमओसी की वजह से पीपीसी कनकेव होगा। अब इंक्रीज क्यों होगा उसके बारे में भी समझ के जाइए, क्यों डाउट रखना है यार। देखो, अगर मान लो कि हम आप एक आइलैंड पे रह रहे हैं, उस आइलैंड पे कोकोनट का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है लेकिन राइस का प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो हम यार डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, इंपोर्ट ऑफ राइस पे। लेकिन यार अब लॉकडाउन के पीरियड में कहाँ से तुम इंपोर्ट कितना करोगे, तो हमने डिसाइड किया कि राइस को भी प्रोडक्शन करते हैं। अब यार जब आप राइस का प्रोडक्शन करने गए तो उसी ज़मीन पे करोगे, और उसी अगर सरजमीन पे करोगे तो आपको कोकोनट की कुछ लॉस ऑफ आउटपुट की वैल्यू जनरेट होगी। यानी यार कोकोनट कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करोगे तभी तो राइस बनेगा, मतलब समझ रहे हो ना तुम भाई क्या मैं बोला। तो अब शुरू में हम क्या करते हैं कि वैसे ज़मीन पे राइस का प्रोडक्शन करेंगे जिस ज़मीन पे कोकोनट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता था, यानी जो लेस फर्टाइल लैंड थी उस पर हमने राइस का प्रोडक्शन किया। तो मान लो यार कि लेस फर्टाइल लैंड पे अगर हम राइस का प्रोडक्शन किए और लॉस ऑफ आउटपुट कोकोनट का हुआ मान लो 20 लॉस ऑफ आउटपुट हुआ, फिर धीरे धीरे राइस की ज़रूरत और पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी यार, क्योंकि राइस एक स्टेपल क्रॉप है, ठीक है, उसे खाए बिना यार गेहूँ चावल खाए बिना नहीं चलता है। मतलब यार हम कितना भी डोसा इडली चाउमीनों में ठूस लें, जब तक यार रोटी और चावल नहीं शरीर में जाता है, नॉर्थ इंडिया के लोग तो नहीं सेटिस्फाई होते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू। चलिए खैर मैं थोड़ा व्यक्तिगत चला गया था। तो आगे
कंटिन्यू करते हैं अपने एग्जाम्पल को। राइस की ज़रूरत और पड़ेगी, और जैसे ही हमें और राइस की ज़रूरत पड़ेगी, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कोकोनट ज़्यादा होगी। यानी पहले 20 था, अब ये 30 होगा, 40 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 100 होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम फर्टाइल लैंड नहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हमें राइस अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज़मीन की कुर्बानी देनी होगी, और उस फर्टाइल लैंड की जब हम धीरे धीरे कुर्बानी देंगे, अब फर्टाइल लैंड ही ना बचा यार, तो फर्टाइल लैंड की अगर कुर्बानी देंगे तो इस पे ज़्यादा कोकोनट लगाया जा सकता। लॉस ऑफ आउटपुट की वैल्यू है ये इंक्रीज करेगी। सो इसी रीज़न से MOC की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर MOC की वैल्यू इंक्रीज करती है तो PPC विल बी मेड कनकेव यार। तो PPC के ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज PPC इज जनरली कनकेव शेप्ड, एंड सेकंड इज PPC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब यार एक तो मैंने डिस्कशन कर दिया दैट PPC इज कनकेव शेप्ड, एंड सेकंड इज PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? MRT या MOC ही कारण होता है, क्योंकि MRT या MOC ये बताता है कि देयर हैज़ टू बी सैक्रिफाइस इन वन गुड टू गेन अनदर गुड। तो जब आप नंबर 1 गुड का सैक्रिफाइस करोगे तो ये वैल्यू आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है PPC। नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ PPC। तो PPC कैन बी 3 टाइप्स, कनकेव, कन्वेक्स एंड स्ट्रेट ऑल्सो। कनकेव पे तो बहुत डिस्कशन हुआ, डिस्कशन करते हैं कन्वेक्स और स्ट्रेट पे। जैसे PPC कैन बी कन्वेक्स एंड PPC कैन बी स्ट्रेट ऑल्सो, X Y, here it is convex shape and here it is PPC will be straight। ये भी PPC हो सकता है। कब होगा ये कंडीशन जानना ज़रूरी है। देखो यार जनरली तो कनकेव होता है, लेकिन अपवाद में ये भी हो सकता है जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीजिंग रेट से हो। बहुत गंदा बनाया ना एरो यार, मुझे भी लगा इसलिए मिटाना पड़ा। जब MOC हो क्या रहा है और MRT डिक्रीजिंग हो तो PPC कन्वेक्स होता है, और जब यहाँ गलती नहीं होगी देखना, MOC और MRT अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो इस कांस्टेंट होने की वजह से PPC आपकी स्ट्रेट बनती है। अब ये क्या है इसको भी समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे जो गेन इन गुड टू है वो 25 हो, 50 हो, 75 हो, 90 हो, और सेक्रीफाइस जो है वो 100 हो, 90 हो, 80 हो, 70 हो। तो कम कम यूनिट्स का लॉस किया जा रहा है दूसरे यूनिट्स को गेन के लिए। यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो MRT या MOC की वैल्यू डिक्रीजिंग आएगी, जिस वजह से PPC कन्वेक्स होगा। यही अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट की तो 5, 10, 15, 20 इस प्रपोर्शन में PPC का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और 20, 15, 10, 5 इस प्रपोर्शन में PPC का 1 गुड सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो कांस्टेंट रेट से सेक्रीफाइस किया जा रहा है, और उसी कांस्टेंट रेट से अगर PPC इंक्रीज हो रहा है तो MOC या MRT की वैल्यू भी कांस्टेंट आती है, और कांस्टेंट MOC या कांस्टेंट MRT विल ऑलवेज लीड टू भैया स्ट्रेट PPC। The next important topic is attainable and unattainable combination in PPC। चलो यार ये PPC का ग्राफ आपको दिख रहा है जो जनरली कनकेव है। 3 पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं, पॉइंट नंबर P, पॉइंट नंबर R एंड पॉइंट नंबर Q। अब यहाँ पे 2 वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, दैट पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट एज वेल एज एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। थोड़ा सा समझो 2 मिनट इसे, बस 2 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं। खैर 2-2 मिनट करके मैं वीडियो लंबा ले जा रहा हूँ, लेकिन समझ लो यार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आई कैन एश्योर यू। तो खैर ऐसे भी यार तुमने लंका दहन तो कर ही चुका है, वो MOC, MRT यही सारे टॉपिक्स थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अब लंका दहन के बाद का कॉन्सेप्ट है ये लव कुश वाला, यार ये भी निपट जाएगा हंसते हंसते। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब ये होता है कि आप मतलब फुल्ली यूटिलाइज्ड करके अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट तक ले जाएं, उसी को कहते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल वर्ड का मतलब ही होता है टू इट्स मैक्सिमम, मतलब आप सारे के सारे पोटेंशियल लगा के अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को कहते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। जबकि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में हम कह सकते हैं कि वो ये वो आउटपुट होता है जो हम एक्चुअली अचीव करते हैं। और कभी कभी यार एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाता है पोटेंशियल से,
मतलब यार तुम अपना ही एग्जाम्पल हो ना, पढ़ तो तुम यार बहुत सकते हो दिन भर में, लेकिन पढ़ते कितना हो ये तुम भी जानते हो, ठीक है, या मैं भी जानता हूँ यार, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी बार डिस्कस करूँ मैं, खैर। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट में यहाँ कहीं ना कहीं डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट तक आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं तो आर पॉइंट पे पीपीसी ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट ही माना जाता है फुलर एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर आप पी पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं, इसका मतलब ये एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है, और कभी कभी एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से अगर एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाता है तो उस समय पीपीसी इनसाइड एनी पॉइंट ऑपरेट करता है। यानी कि इनसाइड एनी पॉइंट ऑपरेट करने का मतलब कि यहाँ पे रिसोर्सेज आइडल है, रिसोर्सेज लेफ्ट हैं, पूरी तरह से रिसोर्सेज का अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। बट हाँ, ये पॉइंट हो सकता है, तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। लास्ट पॉइंट नंबर क्यू इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। मतलब यार कह सकते हैं कि ऐसी कल्पना करना जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अपना पूरा पोटेंशियल लगाया तो रिसोर्सेज यहाँ तक हुआ, अब यहाँ पे आप पहुँच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करके आपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आर पॉइंट पे दिखाई है। हाँ, इस पॉइंट को अब हम तब ऑपरेट करेंगे जब रिसोर्सेज आपकी इंक्रीज्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ चुके हैं हम, और ऑलमोस्ट अब सेशन के एंड ही में हम चल रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बिना पढ़ाए आपको मैं स्किप कर ही नहीं सकता हूं। वन इज शिफ्ट इन पीपीसी एंड अनदर वन इज रोटेशन इन पीपीसी। सो दिस जो पीछे आपको चार्ट दिख रहा है, बेसिकली दिस इज फ्रॉम शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट दो तरीके के इकोनॉमिक्स में होते हैं, वन इज राइटवर्ड शिफ्ट एंड सेकंड इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पहचानने का मतलब यार दाएं हाथ से देखना कि ग्राफ कहाँ बढ़ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और बाएं से देखोगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब यहाँ इस राइटवर्ड शिफ्ट को ही कभी कभी कहीं फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को बैकवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है। आइए ग्राफ पे समझते हैं। ये हमने पीपीसी का शेप बनाया कॉनकेव, ठीक है। नाउ देयर आर टू फैक्टर्स, आपको दिख रहा होगा, दैट इज रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों में ही चेंजेस आए तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होती है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। चेंज का मतलब दो, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। और एक चीज बता दूं कि राइटवर्ड हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए इंडिकेट किया जाता है एंड लेफ्टवर्ड इज यूज्ड फॉर नेगेटिव साइंस। सो इफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी हैज बीन इंक्रीज्ड और देयर इज एन अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी, so there will be a rightward shift in PPC curve. Suppose we have plotted this point AB, so there will be a rightward shift in the PPC curve, that is A dash B dash. यानी कि PPC curve rightward shift हो जाएगा when there will be an increase in resource और when there will be an upgradation in technology. मतलब यार रिसोर्सेज अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होती है तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है। जैसे अगर यार टाइपराइटर यूज़ करते थे तो कम काम होता था, लेकिन अब पीसी और लैपटॉप यूज़ होते हैं, डेस्कटॉप यूज़ होते हैं, तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो इंक्रीज करा देती है। सेम विद द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी का एक कर्व हमने बनाया, दैट इज ए एंड बी। नाउ द रिसोर्सेज हैज बीन डिक्रीज्ड और द टेक्नोलॉजी हैज बीन डिग्रेडेड, so it will lead to the leftward shift in PPC from AB to A dash B dash। कब होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट? जब रिसोर्सेस कम हुई और टेक्नोलॉजी डिग्रेड हुई। शिफ्ट में एक भयानक चीज है, छुपी होती है, जो बच्चों को कभी कभी नहीं पता चल पाती है, और वो है कि शिफ्ट इंप्लाइज ऑलवेज ऑन बोथ गुड एट द सेम टाइम। बोथ गुड का मतलब कि एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि गुड 2 प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पे आप गुड 1 प्लॉट करते हैं। तो गुड 1 और गुड 2 दोनों ही गुड्स के रिसोर्सेज एक साथ बढ़ेंगे और दोनों ही गुड्स की टेक्नोलॉजी एक साथ बढ़ेंगी या घटेंगी। तो दोनों ही गुड्स पे चेंजेस एक ही साथ अप्लाई होते हैं शिफ्ट इन पीपीसी में। लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज रोटेशन इन पीपीसी, रोटेशन अलोंग पीपीसी। रोटेशन में एक चीज, वो भयानक बात जो मैंने शिफ्ट में खत्म की थी वो यहीं पे पहले बता देता हूं कि रोटेशन किसी एक गुड्स के चेंजेस के बारे में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, यानी एक समय में किसी एक गुड्स के ही चेंजेस के बारे में रोटेशन बताता है। चीजें तो सेम होंगी, ठीक है। रोटेशन में भी दो तरह का रोटेशन, वन इज राइटवर्ड रोटेशन एंड सेकंड इज लेफ्टवर्ड रोटेशन।
रीजंस क्या होंगे राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड रोटेशंस के? सेम रीजन होगा मेरे भाई, दैट इज चेंज इन रिसोर्सेज एंड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. नाउ चेंज implies both things, increase and decrease. टेक्नोलॉजी implies both things, अपग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन. क्यों? मजा आ रहा है ना? चलो, तो जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो राइटवर्ड रोटेशन होगा, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा, टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा, और टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड होगी तो राइटवर्ड रोटेशन होगा. लेकिन 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 समझने वाली बात है कि वन गुड्स में ही आप चेंजेस देख पाएंगे. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो गुड्स 1 पे हमने प्लॉट किया है राइस, और गुड्स ए पे हमने, चलो यार एग्जांपल चेंज कर रहा है, कोकोनट लग रहा है जैसे मिल ही रहा है, चलो यार, तो मतलब यार ठीक है, वाई एक्सिस पे वीट प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे राइस प्लॉट किया हुआ है. ठीक है. नाउ सपोज देयर इज अ इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ राइस एंड देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ राइस. सो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ साइलेंट इफेक्ट ऑन वीट एंड ओनली देयर विल बी राइटवर्ड रोटेशन इन राइस. यानी राइस का ही ग्राफ यहाँ राइटवर्ड रोटेशन होगा क्योंकि राइस की ही टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इंक्रीज किए हैं. ठीक है. तो कुछ इस तरह का रोटेशन दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपका गैप नहीं है क्योंकि ये रोटेशन है. शिफ्ट होता तो एक समय में दोनों में चेंजेस होता. एग्जाम्पल 2 की बात करें तो यहाँ पे हमने R राइस और W व्हीट प्लॉट किया हुआ है. नाउ सपोज हियर देयर इज अ इंक्रीज्ड इन द रिसोर्सेज इन व्हीट एंड अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी ऑफ व्हीट. यानी व्हीट के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों इंप्रूव कर गए हैं लेकिन राइस के नहीं किए हैं. तो कुछ इस तरह से रोटेशन यहाँ बनेगा नीचे से इसलिए बनता है क्योंकि राइटवर्ड रोटेशन होगा. राइटवर्ड रोटेशन का कारण इंक्रीज इन रिसोर्स एंड अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पे राइस साइलेंट होगा क्योंकि राइस के बारे में बात नहीं किया गया है. सो दैट वाज द रोटेशन इन पीपीसी, रोटेशन अलोंग पीपीसी. एक और चीज़ याद रखिएगा, पीपीसी के डिफरेंट नेम्स होते हैं. पीपीसी को पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है. पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व टीसी, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री यानी टीबी के भी नाम से, मतलब यार इतने सारे नाम्स हैं पीपीसी के. आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी. एमओसी एमआरटी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं और मेरे समझ से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. वीडियो जो भी मेरी पूरी देखा उसको बहुत 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 धन्यवाद. आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको क्लियर हुई तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आज़ाद क्लासेस.